नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देश के दो राज्यों में मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर के बड़ी खींचातानी चल रही थी अभी तक। उसमें एक राज्य में तो मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, वो है तमिलनाडु, जहां नई नई बनी पार्टी के नेता ने, विजय ने, राज्यपाल को पूर्ण बहुमत के समर्थन का पत्र दे दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही उनकी सरकार बन जाएगी। और केरल में अभी भी मामला फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस अपने नेता का फैसला नहीं कर पा रही है। आप देखिए कि बीजेपी ने तो असम में भी तय कर लिया, बंगाल में भी तय कर लिया और पुडुचेरी में भी जो उनके सहयोगी हैं उनका भी सब मामला तय हो गया है, लेकिन ये दो फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा फंसा हुआ मामला दिख रहा था विजय का, तमिलनाडु का, क्योंकि विजय के पास बहुमत नहीं था। और ये मामला बहुत गंभीर हो गया था क्योंकि कई राजनीतिक मुद्दे सामने आ रहे थे। विजय को उन लोगों के समर्थन की जरूरत थी जो अभी तक डीएमके के साथ थे। इसमें कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस सबसे पहले आगे आई और बहुत जल्दी उन्होंने विजय को समर्थन देने का फैसला कर लिया। क्या स्थिति है अभी, किस तरह की सरकार बनेगी और कैसे चलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन। श्रीनिवासन आज तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा, और इस समय वो द फेडरल के एडिटर इन चीफ है। तमिलनाडु की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, चेन्नई में ही रहते हैं, तो उनसे समझते हैं कि आखिरकार विजय को समर्थन मिलने में इतनी देर क्यों हुई और सरकार बनने को लेकर के जो अंदर खाने की राजनीति चल रही थी वो राजनीति क्या थी। क्या डीएमके ये चाहता था कि विजय की सरकार नहीं बने? क्या डीएमके पीछे से किसी और खेल में सक्रिय थी, उसके नेता सक्रिय थे? क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा घाटा तो डीएमके का हुआ है, उनकी सरकार चली गई है, लेकिन वो अभी भी एक बार्गेनिंग की स्थिति में मौजूद थे क्योंकि विजय के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। श्रीनिवासन, आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्य हिंदी पर। और सबसे पहला सवाल कि अभी जब राज्यपाल से मिलने के लिए विजय गए थे उसके बाद क्या स्थिति है? क्या सरकार बनने वाली है? मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा? शैलेश जी नमस्कार, आपने मुझे बुलाया सत्य हिंदी में। देखिए, आपने जैसे कहा इन दो राज्यों में फंसा हुआ था मामला अब तक। केरल का शायद मामला कल रात को या देर सवेर परसों शायद मामला सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी जी शायद यात्रा पे हैं बल्लभगढ़ के, वहाँ से आ जाएंगे तो हो जाएगा। ये मैं सुनाई, यहाँ पर खबर मुझे ये मिली है। जहां तक विजय का मामला है, अभी विजय गवर्नर से मिलके वापस आ गए हैं। गवर्नर आर्लेकर से भी मिलके लौटे हैं, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। 5 मिनट का मीटिंग हुआ था उनका और लग रहा है कि कल शायद गवर्नर हाउस में उनका जो है अकेले चीफ मिनिस्टर की पद की उनको शपथ दे दिया जाएगा और बाकी जो मंत्री हैं शायद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाकी होंगे, मगर उसके डिटेल्स भी आना बाकी है। मैं आपको फिलहाल जो खबरें मेरे पास आ रही हैं उसके बेसिस से बता रहा हूँ। तो इतनी देर क्यों हुई? क्या क्या कारण था कि विजय इसके पहले भी 2 बार राज्यपाल से मिल चुके थे और बहुमत जुटा क्यों नहीं पा रहे थे? देखिए, अमूमन ऐसा होना तो ये चाहिए कि जैसे सरकारी कमीशन ने जो ऑर्डर तय किया है, सबसे पहले तो प्री पोल अलायंस को बुलाना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर था नहीं। जो प्री पोल अलायंस वाले थे, डीएमके का अलायंस और एआईडीएमके का अलायंस, दोनों ही हार चुके थे। उसके बाद जो मौका था वो सिर्फ लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का था, जो कि 108 सीट के साथ विजय का था। इनको बुला के गवर्नर को मान लेना चाहिए था पहले ही दिन कि ठीक है, आप अपना बहुमत फ्लोर ऑफ द हाउस या असेंबली में उसको प्रूव कीजिए। मगर गवर्नर ने कुछ और रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके पास तो पूरा नंबर तो है नहीं, तो विजय चले गए, फिर दोबारा लौट के आए।
से वो नंबर नहीं जुटा पाए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी। तो मामला इसलिए लग रहा था कि ये अटक गया है। मगर पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे अब ये हो गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, लेफ्ट पार्टीज बोथ सीपीआई सीपीएम, जिनके दो दो सीटें हैं, और इसके अलावा विडुदले चिरुतई कच्छी वीसी के जो दलित पार्टी है, उन्होंने भी अपनी सहमति जारी की। और आईयूएमएल आखिरी दौर पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनका वो भी अब शामिल हो रहे हैं। अब आराम से जो है 118 से लेके 120 तक जो 50% जो चाहिए उस लाइन को पार कर चुके हैं, इसलिए सरकार बनना अब तय है। मगर ये है कि इसमें देरी क्यों ही, एक बात और भी है कि शायद जो इनएक्सपीरियंस है, जो नहीं, कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस ने तुरंत समर्थन दे दिया, और सीपीआई सीपीएम को या वीसीके को या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को काफी समय लग गया, उसका क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस ने तो इसलिए जल्दी से तय कर लिया कि आपको याद होगा, एक तरह का कांग्रेस के अंदर एक धारणा ये थी कि हमको चुनाव के पहले ही कि हमको विजय के साथ जाना चाहिए। एक धड़ जो है यहाँ पर, वो ये कह रहा था, और वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो आप कह सकते हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस और यंग लीडर्स, जो कि राहुल गांधी से ज़्यादा उनका सरोकार है। उनका ये कहना था कि हमें विजय के साथ जाना चाहिए, क्योंकि डीएमके के साथ पिछले 20 साल से हैं अलायंस में, मगर हमेशा एक पिछलग्गू पार्टी बने रहते हैं हमको मंत्री पद भी नहीं मिलता है, और चुनाव के समय पे हमें बुलाया जाता है, उसके बाद हमको भेज दिया जाता है। तो कब तक हम ऐसे स्थिति में रहेंगे? क्या कांग्रेस अपना इस प्रदेश में वजूद बना पाएगी कि नहीं? ये उनके सामने बहुत बड़ा सवाल था। ये बात थी चुनाव के पहले की, मगर कई जो सीनियर नेता हैं वो इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, डीएमके हमारे साथ रहा, उनके साथ ही हमको जाना चाहिए, इसलिए उनको डीएमके के साथ जाना पड़ा। मगर जैसा आपने नतीजे देखे हैं, एकदम ही एक तरफा 108, जो पार्टी कोई जानता नहीं, पहली बार चुनाव में भाग ले रही हो और एक साथ जो मेजॉरिटी के बहुत करीब आ जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संदेश लोगों ने भेजा है। और कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत इसको भांपा। जो राहुल के जो साथ जो खड़े थे जो नेता, उन्होंने तुरंत इस बात के ऊपर जोर डाला, और वो जाके विजय के साथ खड़े हो गए। बाकी लोगों के साथ देर इसलिए लगी, उनको ये बात समझने में थोड़ा सा देर लगा कि क्योंकि 20 साल से उनका भी अलायंस है, काफी मजबूत अलायंस रहा है डीएमके के साथ, और स्टालिन अपने व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। वो इंडिविजुअल तरीके से लोगों से, बाकी जितने नेता हैं उनसे उन्होंने एक अच्छा एक जो है रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है। इसलिए ये जो अलायंस को तोड़ना बड़ा कठिन लग रहा था कि डीएम के अलायंस में क्या टूट कर आएंगे। मगर वो वो बात जो है आज इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एमए बेबी जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीएम, उन्होंने ये बात बताई आज। ये 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एआईडीएमके और डीएमके मिलके भी सरकार बना सकते हैं। अब उसकी पुष्टि आज एमए बेबी ने किया, और उनका कहना था कि स्टालिन साहब ने उनसे ये कहा कि हमको बाहर से सपोर्ट देना चाहिए एआईडीएमके को, और एआईडीएमके के सिर्फ 49 सीट्स हैं, 40 और 67 है इनके। मगर इससे इस बात से जो लेफ्ट के जो लीडर हैं एमए बेबी का कहना है कि हमारा सरोकार नहीं था। हमने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्ट, क्योंकि वो एनडीए के पार्टनर थे ना एआईडीएमके। नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये था कि कोई ना कोई साजिश चल रहा था, और शायद राज्यपाल भी उसमें शामिल थे कि उनको, विजय को शपथ ग्रहण के लिए नहीं बुलाया जाता। ऐसा कई बार हुआ है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया गया। 2018 में आप कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण
बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया गया। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला भी गया, क्योंकि कांग्रेस और वहाँ जो स्थानीय पार्टी है, जी, जेडीए के पास बहुमत था, वो बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई। लेकिन ये परंपरा तो रही है कि सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करें। तो क्या ये एक कोई अंदर ही अंदर कोई इस तरह की साजिश चल रही थी कि विजय को सत्ता से बाहर रखा जाए और संभव हो तो एआईएडीएमके और डीएमके मिल करके सरकार बना ले? जी, ये देखिए, जब तक कांग्रेस पिक्चर में नहीं थी तब तक तो लग रहा था परसों कि शायद आसानी से उनको गवर्नर परमिशन दे देंगे। मगर ये बात जब से पता लगा कि कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है 5 लोगों का, खेल बदल गया है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। दिल्ली का ज़रूर इसमें हाथ है। गवर्नर क्यों ऐसे मुकर गए या मुकर नहीं गए, उन्होंने सहमति क्यों नहीं दी? तो आपका ये एनालिसिस यदि आप इन दोनों बातों को बिठा के देखें तो उसी डायरेक्शन में जाता है, उसी तरफ इंगित करता है जो आप कह रहे हैं कि इसमें ज़रूर केंद्र का हस्तक्षेप है। अब एक सीट बीजेपी की भी थी, तो शायद बीजेपी ये सोच रही हो कि वो ये कह सके कि तमिलनाडु में भी आखिरकार उनकी सरकार बन गई है। बहरहाल ये तो बड़ी बहुत चिंता बीजेपी को 2029 के चुनाव का है, क्योंकि ये जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और टीवीके के साथ, ये सिर्फ इस गठबंधन सिर्फ सरकार को खड़े करने के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम साथ साथ म्युनिसिपल चुनाव जो लोकल यहाँ पर जो बॉडी इलेक्शंस हो वो लड़ेंगे, 2029 का चुनाव भी साथ लड़ेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने कहा ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और विजय का वो काफी बड़े स्टार हैं, यहाँ के सुपरस्टार हैं, उनकी ख्याति सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं है, आसपास भी है, पुदुचेरी में है, केरल में है और कुछ आंध्र के जो इलाके हैं उनसे हैं। और देखिए 2029 के चुनाव में यदि वो सब साथ आके चुनाव में लड़ते तो अपने आप में एक माहौल बन सकता है। और वैसे ही दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ माहौल तो है ही है यहाँ पर, तो इसलिए शायद बीजेपी को लगा होगा कि ये जो है इसको अभी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं, तो ये क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है फाइनली डीएमके से अलग हटने की तैयारी कर रही है? क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से डीएमके ने तो उसको एक बिल्कुल हाशिए पे रख दिया था। थोड़ी बहुत सीटें उनको देते थे लड़ने के लिए, विधानसभा में भी 1-2, लोकसभा में वो भी जो बड़े नाम हैं उनको मिल जाते थे। तो एक तरफ तो ये बात थी, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर का एक बयान मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने विजय के समर्थन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत फैसला है। तो क्या कांग्रेस के भीतर भी ऐसी कोई स्थिति दिख रही है? क्या कांग्रेस तमिलनाडु में एक बड़ी भूमिका की तरफ बढ़ना चाहता है और दूसरी तरफ कुछ लोग पार्टी में हैं जो डीएमके के साथ ही बने रहना चाहते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्टी में 2 फाड़ है। एक घटक तो चाहता है कि वो जो पुराने जो लोग हैं, इनके बड़े जो गद्दावर नेता हैं, पी चिदम्बरम हुए या मणिशंकर अय्यर हुए, ये सब डीएमके के साथ ही रहना चाहते हैं। जो नए नेता हैं, माणिकम टैगोर हुआ या ये प्रवीण चक्रवर्ती हैं, ये बाकी जो लोग हैं और बाकी जो एमपीज़ हैं कई सारे, वो जाना चाहते हैं विजय के साथ। देखिए, ये बहुत साफ-साफ है। यदि चिदम्बरम साहब के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने ये बात कही है और अपने आप में वो एक सोचने वाली बात है। उनका ये कहना है कि आप देखिए क्या हुआ श्रीलंका में, आप देखिए क्या हुआ नेपाल में। जेन ज़ी जो है वो खड़ी हो गई और वो सड़कों पे आ गई। उनका ये कहना था कि ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में भी हुआ है। यहाँ का जो जेन ज़ी है, जो मतलब वो और जो 25 साल के नीचे के जो लोग हैं या 41, वो सब मिला के 2.5 करोड़ हैं। अमूमन जो है आधा जो पूरा का पूरा जो इलेक्टोरेट है 4.5 करोड़ का है। तो इतने सारे लोग यहाँ पर जो हैं, इन्होंने एक तरह का एक क्रांति लाए हैं ये लोग, और बहुत ही साइलेंट तरीके से सड़क पे नहीं आए हैं, मगर सब घरों पे ये बात हुई है कि नहीं, हमको विजय का समर्थन देना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि इसको हमको सबको समझना होगा। जो
द्रविडियन पार्टी और उनका जो द्रमुक का उनका एक आइडियोलॉजी है, वो अपने आप में उसको भी एक उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शायद उसका अपना एक पूरा का पूरा एक जो होना चाहिए, जो जो उपयोगिता थी शायद खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपसे एक इससे ही जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जो हम देख रहे हैं, विजय ने जो अपने प्रचार अभियान में भी किया और बाद में भी उनका एक बयान मैं देख रहा था जिसमें कि वो कह रहे हैं कि वो जिन लोगों से प्रेरित हैं उसमें पेरियार तो हैं, जो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता थे, लेकिन उसके साथ साथ वो कामराज का भी नाम लेते हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री भी मद्रास के रह चुके हैं। मद्रास से मतलब है कि तमिलनाडु से पहले, यानी विभाजन से पहले, मतलब मद्रास स्टेट राज्य के विभाजन से पहले। तो उनका भी नाम लेते हैं और डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लेते हैं। तो क्या ये द्रविड़ियन राजनीति जो पिछले करीब करीब 50-60 सालों से, बल्कि आज़ादी के पहले से ही 100 सालों से तमिल राजनीति को डोमिनेट कर रही थी, उसमें कोई शिफ्ट दिख रहा है? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये शिफ्ट एक दिन में नहीं आया, धीरे धीरे आया है। आप देखेंगे इवन द्रविडियन पार्टी जो है वो अब कई सारे अपने आप को दलित के वो भी मानते हैं वो, और अंबेडकर का भी यहाँ पर बड़ा महत्व है यहाँ पर। और वो हमेशा अपने साथ रखा है डीएमके ने वीसीके को। वीसीके एक दलित पार्टी है और यहाँ दलितों की संख्या 20% के आसपास है, जो कि उत्तर प्रदेश में उतने ही यहाँ पर प्रतिशत यदि आप देखें तो उतने दलित यहाँ पर भी हैं। और यहाँ की राजनीति में ये सभी जो अगाड़ी राजनेताओं को छोड़ के, अगाड़ी लोगों को छोड़ के, जो कि ब्राह्मण हैं उनको छोड़ के, बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सब का एक समावेश करके ही ये अलायंस बनता है। और दोनों डीएमके और एआईडीएमके इसी को साथ लेके चलते हैं। मगर एआईडीएमके के साथ कम है, एआईडीएमके के साथ थोड़ा सा अगाड़ी लोग भी हैं, उनके साथ कम मुसलमान और क्रिश्चियंस हैं, ज़्यादातर लोग डीएमके के साथ हैं। तो डीएमके उस तरीके से एक उनका जो सोशल जस्टिस मूवमेंट है पेरियार को, उसको साथ लेके चलता है। मगर आपका जो सवाल है मैं उस पर आता हूँ, जो कि विजय के क्या आइडियोलॉजी है, विजय का क्या कहना है। वो अपने पीछे ये 5 तस्वीरें रखते हैं। अब उन्होंने एक छठा भी जोड़ लिया है, जो 5 में बताता हूँ क्या है। पहला तो है पेरियार का। पेरियार इसलिए कि सोशल जस्टिस, सामूहिक समरसता माना जाए, उसके लिए है। दूसरा अंबेडकर, क्योंकि एक सोशल इक्विटी के लिए, आप जानते हैं दलित उसके लिए है। तीसरा कामराजर का, वो इसलिए कि वो नेशनलिज्म, क्योंकि कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है। और फिर ऑल्सो गवर्नेंस, जब सरकार चलाया कामराज ने, आज भी तमिलनाडु में ये कहा जाता है कि उनसे बेहतर किसी ने सरकार नहीं चलाया है, इसलिए कामराजर। हालांकि कांग्रेस के तो उनको भी रख लिया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ रखा वेलु नाचियार। ये तमिल जो एक महिला का यहाँ पर एक प्राइड है ये, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी है वेलु नाचियार, और अपने आप में इनका बड़ा यहाँ पर बड़ा माना जाता है इनको, एक वो है। और 5वां अंजलि अम्माड़, ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको भी साथ रखा। तो विजय ने इन सबको अपने पीछे, आप उनके पे तस्वीर देखेंगे, इन सबको रखा हुआ है। अभी जो है पिछले एक महीने से, जब से चुनाव थोड़ा सा गर्मी बढ़ी, उन्होंने अपने साथ जो है एमजीआर का भी तस्वीर रख लिया है। इसके पहले मैं ये कहना आपको भूल गया, अन्नादुरई का भी इन्होंने तस्वीर रखा हुआ है, जो कि द्रविडियन एक आइडियल माने जाते हैं वो। क्योंकि पेरियार तो आइडियोलॉजिस्ट थे, मगर सरकार जो चलाई वो तो अन्नादुरई ने चलाई थी, इसलिए उनका भी तस्वीर रखा है। अब एमजीआर का जोड़ लिया। अब ये कहना चाहते हैं ये सब जो बड़े नेता हैं ये सब मेरे साथ हैं और मैं एमजीआर का दूसरा रूप हूँ। देखिए, ये सब एक तरीके से पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी ही है। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा है, जो आम आदमी पार्टी है, वो भी अपने पीछे जो हैं, आप देखेंगे केजरीवाल जो है वो तस्वीर रखते हैं, अंबेडकर का रखते हैं, दूसरा जो है वो इनका रखते हैं अपना सुबह, आई थिंक जो स्वतंत्रता वो हैं भगत सिंह, उनका रखते हैं वो। तो ये जो है एक तरीका है कि सब नेताओं का समावेश करके इन सब के आइडियोलॉजीज को लेके हम साथ चल रहे हैं। मगर एक बात साफ है, वो पहले दिन से वो ये कहते आ रहे हैं कि
कि हमारा आइडियोलॉजिकल एनिमी बीजेपी है, कम्युनलिज्म को हम साथ नहीं लाने देंगे। ये बात उन्होंने बहुत साफ कही है। और दूसरा ये कहा है कि डीएमके जो है हमारा पॉलिटिकल राइवल है, हमारा दुश्मन है, मगर राजनीतिक तौर पे है, आइडियोलॉजी के तौर पे नहीं है। ये उनका लब्बो लबाब है पूरे आइडियोलॉजी का। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक और पॉइंट रखना चाहूंगा कि टीवीके ने इस बार ब्राह्मण को भी टिकट दिया था, और जहां तक मेरे ध्यान में है, एक ब्राह्मण उनकी पार्टी से जीत कर भी आया है, जबकि ये दोनों जो द्रविडियन पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके, ये ब्राह्मणों को बिल्कुल किनारे रखा करती थी। तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है? क्या वहां की राजनीति में इस बदलाव का भी कोई मतलब होता है? देखिए, ब्राह्मण जो है यहाँ पर उनका बहुत कम परसेंटेज है। उनका उनके टोटल जो पॉपुलेशन देखेंगे 2 से 3% से भी कम है वो। और यहाँ पर उस तरह से उनका वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है जो कि आप यूपी या बिहार में देखते हैं। इवन अगाड़ियों का उस तरीके का नहीं है यहाँ पर। दूसरा पूरा का पूरा जो मूवमेंट आपने सुना है जो पेरियार का, उसके बाद जो डीएम के उसके बाद पॉलिटिकल शेप लिया, वो पूरा एंटी ब्राह्मणिज्म को लेके बना है। इसलिए डीएम के जो है मूवमेंट टिकट नहीं देती है। मगर एआईडीएम के जरूर राज्यसभा में कुछ लोग गए हैं, उनको इस बात से उतना वो नहीं है। एआईडीएम के ज़्यादा अकोमोडेटिव हैं। जयललिता खुद ब्राह्मण है जो कि मुख्यमंत्री रही है एआईडीएम से, तो उनको उतना परहेज नहीं है जितना डीएमके को है। मगर ऐसा टिकट पहले ही अपने उसमें देके, और वो भी जीत कर आए हैं एक एमएलए, एक दूसरे तरीके का पॉलिटिक्स जो है इस प्रदेश में टीवी के ला रहा है। तो ये अपने आप में आपने ठीक कहा, गौर करने वाली बात है। एक खबर और है, एक खबर ये है कि उन्होंने 20 या 22 जो दलित कैंडिडेट्स हैं उनको नॉन रिजर्व क्षेत्रों से खड़ा कर दिया था, यानी दलितों के लिए रिजर्व, और वो जीत करके भी आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखता है जी। क्या कारण? बेसिकली अब देखिए, जो दलित वोटर्स हैं वो हालांकि वीसी के साथ रहे हैं, जो कि डीएमके के साथ रहा है, वो टूट के पूरा का पूरा दलित जो यंग वोटर्स हैं उन सब ने वोट दिया है टीवीके को। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि यहाँ का दलित जो है उस तरीके से, यदि आप यूपी में देखें तो दलित और यादवों की बीच में थोड़ा सा खटपट रहता है, क्योंकि एक मालिक है, दूसरा उसमें कामगर है, उस तरह का उधर रिलेशन है कई जगह पर। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उस तरह का लैंडलॉर्ड वर्सेस वर्कर का एक रिलेशनशिप यहाँ भी रहा है, मगर धीरे धीरे पिछले 60 सालों में बदलता आया है। यहाँ पर कई जो दलित युवा हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी अचीव भी किया, क्योंकि 60 साल का यहाँ का जो द्रविड़ मूवमेंट या द्रविड़ सरकारें जो बनी हैं, वो डीएमके हो या एआईडीएमके हो, हमेशा ही सोशल रिफॉर्म्स और उसमें पढ़ाई में, हेल्थ में, इन सब में ध्यान दिया है। इसका काफ़ी फायदा हुआ है और कई सारे दलित युवक ऊपर भी उठ के आए हैं। अब वो जो नए युवक हैं जो डिजिटल एज में जो बढ़ के आए हैं, उनके सामने एम्बिशन बड़ा है। वो अपने आप को सीमित रखकर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं। तो उनके सामने जो आशंका, जो अभिलाषाएं हैं वो भिन्न हैं। तो इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने भी एक स्टार को चुना अपना नेता और उनका समर्थन दिया। अपने आप में ये सब काफी बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है जमीन पे। ये निश्चित तौर पे एक नोट करने वाली बात आपने की है, और जिस तरह के लोग उनके साथ जीत कर आए हैं, अभी तक जो रिपोर्ट दिल्ली में मैं देख पाया हूँ उसके हिसाब से ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं जो पहली बार ही विधानसभा में पहुँच रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एक नया अनुभव विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल एक ये कि क्या आपको लगता है कि जो द्रविड़ राजनीति केंद्रित तमिलनाडु में एक शुरुआत हुई थी, जिसमें कि वो देश के बाकी हिस्सों से एक तरह से कट ऑफ थे, या कम से कम बाहर के लोग मानते थे कि उनकी पूरी राजनीति जो है वो कटी हुई राजनीति है, वो अलग दुनिया में जीते हैं। क्या आपको लगता है कि विजय के आने से ये पूरी स्थितियां जो है वो, और जो एक तमिलनाडु के बारे में देश के बाकी इलाकों में सोच था, उसमें बदलाव आएगा?
मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि मैं एक एक बात आपको थोड़ा-सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तमिलनाडु में किसी को भी पॉलिटिक्स करना हो, तो द्रविडियन आइडियोलॉजी उसका बेसिस है। उसके ऊपर ही आप कोई इमारत बना सकेंगे। फाउंडेशन जो है वो द्रविड़ आइडियोलॉजी ही है। इसी कारण से यदि देखा होगा आपने, तो उन्होंने अपने साथ जो है, विजय ने भी पेरियार, अण्णादुरई, सभी का नाम लिया है और बाकी नेताओं का भी नाम लिया है, जो कि कई जो वेलु नाचियार हो या फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल जो अम्माड़ हो, वो भी जो हैं सबके आइडल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई राजनीति द्रविडियन पॉलिटिक्स को अलग रख के नहीं कर सकता है। इसका फाउंडेशन क्या है? बेसिकली सोशल इक्वालिटी है। सोशल इक्वालिटी मतलब समरसता, सबके सबको साथ लेके चलना है और नौकरियों में और पढ़ाई में इन सबको मौका दिया जाना चाहिए। तो ये तो बेस है यहाँ पर, और विजय ने भी उस बेस को माना है। मगर विजय एक नहीं, लेकिन नया लेकिन चीज कर उसमें ताज्जुब सिर्फ इस बात की है ना कि वो एक कामराज नडार को लेकर चलते हैं, जो कि कामराज जो है वो तो द्रविड़ राजनीति नहीं करते थे, बड़ा समावेशी राजनीति किया उन्होंने, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। और आज जो मिड डे मील जैसी चीजें जिसको लेकर के बहुत सारी सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने ये शुरू किया, उस वक्त में 50s में कहीं कामराज ने शुरू किया था और पूरे देश ने उसका अनुकरण किया। और वहाँ जो शिक्षा का विस्तार हुआ तमिलनाडु में, ऐसा कहते हैं कि उनका जो ये मिड डे मील का स्कीम था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था। तो ये कामराज को स्वीकार करना, क्योंकि मैं डीएमके और एआईडीएमके में के समय में कभी भी कामराज का नाम नहीं सुनता था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी पार्टी इवॉल्व होती हैं, वो अपने आप को समय के हिसाब से अपने आप को सुधारती ही रहती हैं। डीएमके ने भी ये किया है, कामराजर को भी इन्होंने माना है। वो इसलिए माना है कि जो पूरा, और ये मानते हैं कि कामराज ने उन्हीं के कारण मिड डे मील आया है और उससे एजुकेशन काफ़ी यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि एनरोलमेंट बढ़ा है। क्या होता था, पहले बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, मगर जब से उनको कहा गया कि आप स्कूल जाएंगे तो आपको खाना भी मिलेगा, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। यदि आप देखेंगे तो आप 50 या 40 के जो इंडिपेंडेंस के आसपास के दशकों को आप देखेंगे, तमिलनाडु की हालत बहुत खराब थी। पॉवर्टी यहाँ पर उतना ही था जो कि नॉर्थ में कई देशों में काफ़ी दिनों तक रही है। तो ये जब उन्होंने कहा कि मिड डे मील या दोपहर का खाना मिलेगा, सब बच्चे गए वहाँ पर पढ़ने के लिए और वहाँ से एनरोलमेंट शुरू हुआ। इस बात को सभी द्रविड़ पार्टियां भी मानती हैं और उन्होंने उसी के आधार पे, जब स्टालिन अभी आए तो उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू किया, सुबह का खाना भी देना शुरू किया उन्होंने। तो यहाँ पर जो है कामराजर को, हालांकि वो कांग्रेस के हैं, मगर उनको सभी मानते हैं यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि देखिए, इनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा, और इस बात को सभी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर विजय, दूसरा एक बात और मैं बताना चाहूँ, आपको याद होगा कि जो एम के स्टालिन के फादर, पिताजी जो हैं, करुणानिधि, वो स्टॉन्च जो हैं, वो भी एक सेक्युलरिस्ट रहे हैं। मगर जब से बीजेपी का यहाँ पर दखल होना शुरू हुआ और उन्होंने एक अलायंस भी किया था, वाजपेयी जी के सरकार में भी रहे हैं वो, तो उन्होंने भी एक अपना जो पहले काला और सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, गमछा करीब अपने गले में लगाते थे, उसको बदल के उन्होंने पीला पहनना शुरू किया। भगवा तो नहीं, भगवे और इसके बीच का रंग, तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और स्टालिन के जो पत्नी हैं, वो मंदिर जाती हैं, और पूरा का पूरा जो पहले का जो एक डीएमके जो कि यहाँ से आया था पेरियारिज्म से, और डीके उनका जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है डीएमके का, डीके कहते हैं उनको, उनसे थोड़ा सा अलग हट के डीएमके के जो नेता हैं वो सब मंदिर जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। डीएमके की जो अभी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, सरकार है, स्टालिन की सरकार, उसमें एक मंत्री जो हैं वो एंडोमेंट मिनिस्टर हैं। वो अपने आप को बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, और वो सब जो यहाँ पर वो लगाते हैं अपने माथे पे जो चिन्ह पूजा का, वो सब यहाँ पर शुरू हो गया है यहाँ पर। तो डीएमके ने भी अपने आप को काफी इवॉल्व किया है जब से उन्होंने देखा कि एक प्रेशर बढ़ रहा है
एक जैसे कि वहाँ पर नॉर्थ में जो है आपने देखा होगा, उत्तर में कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है ना कि देखिए आप अपना आपका भगवाकरण शुरू हो गया है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर बहुत रिलीजियस हैं, काफ़ी कुछ पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो सभी लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो डीएमके ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया था, तो बदलाव तो यहाँ पर भी शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि द्रमुक नेता जो हैं ये नहीं करते थे। धन्यवाद श्रीनिवासन जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों में जब विजय शपथ ग्रहण कर लेंगे तो फिर आपसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि विजय की सरकार का डायरेक्शन अलग किस तरह से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। शैलेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे बात और करके इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और चलते चलते आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख पाएंगे। और हमारा एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी की सदस्यता स्वीकार कर लीजिए ताकि आप हमारी एक बेहतर ढंग से मदद भी कर सकें। चलिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें, सारी सूचनाएं, सारा विश्लेषण आपके पास सही समय पर पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।